नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वे टू ग्रोथ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। काफ़ी लंबे समय बाद आप सभी लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक के बारे में, जिसमें हम पीएनबी बैंक के फाइनेंशियल बुक्स के बारे में बात करेंगे। पीएनबी क्या फ्यूचर टारगेट्स हो सकते हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे क्या लॉन्ग टर्म पे हम उनके शेयर बाई करके होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करूँ दोस्तों, जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ वर्षों में सीखा है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो मैं वीडियो कंटेंट के माध्यम से आप सभी लोग के सामने दे सकूँ आप लोग को। और जैसा कि आपने पहले मुझे बहुत प्यार दिया इस चैनल के माध्यम से, तो उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहेंगे और अपना जो सपोर्ट है वो देते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज की मार्केट में पीएनबी बैंक का जो शेयर है वो 55 रुपये 45 पैसे में ट्रेड कर रहा है। अब ये 55 रुपये 45 पैसे से कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, हम इस बारे में आज की डेट में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम प्लान करेंगे कि क्या ये सही टाइम है मार्केट में लॉन्ग टर्म बाई करने के लिए या नहीं। दोस्तों, आज हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे कि क्या हम इस पे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, इसके शेयर बाई करके अपने पास कुछ सालों के लिए क्या रख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकआउट हुआ है या हमें और वेट करना चाहिए या हमें एक डिप का, क्योंकि जो मार्केट ऑलरेडी आप देख रहे हो जैसे कि काफ़ी लंबी जो रैली है पिछले 1 डेढ़ महीने में दिया, लगभग 43% के जो रिटर्न है बैंक ने इस बार दिए हैं। और इसी चीज़ को हम कैप्चर करेंगे इनके जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उसके माध्यम से कि ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट लगातार एक जो बेरिश मोमेंट में थी, सडन एक जो अप ट्रेंड है मार्केट के अंदर आया, तो क्या ये सडन किसी ऑपरेटर की वजह से हो रहा है या एक्चुअल में कुछ बैंक के अंदर जो वर्किंग है वो हो रही है पूरे सिस्टम को सही करने की। तो हम सबसे पहले आज की डेट में फाइनेंशियल जो बुक्स है उस पर जा कर के अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी, या मैं नीचे लिंक पे दे दूंगा आपको, या इसके अलावा टिकर टेप पे भी जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फाइल पे चलते हैं। मैं आपको जो इनकी फाइनेंशियल बुक्स है उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये जो डायरेक्टर्स हैं बैंक के, उन्होंने रिपोर्ट दी है। अब देखिए दोस्तों, है क्या इस रिपोर्ट में, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग ना कट टू कट बात कर रहे हैं। तो हम लोग, अच्छा, किसी भी बैंक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है या किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर उसके शेयर को, उसको अपनी मार्केट में अगर वर्थ क्रिएट करनी है, बढ़ानी है, तो सबसे ज़रूरी है कि अल्टीमेट वो जो कंपनी है एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में रहे, राइट। तो आज भी हम इसी बैंक के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अल्टीमेट ये बैंक प्रॉफिटेबल हो रहा है या सिर्फ किसी ऑपरेटर की वजह से इस बैंक के अंदर जो प्राइस में मूवमेंट है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि पिछले 1 महीने में 43% के इस बैंक ने रिटर्न दिए हैं। तो सबसे पहले हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप रीड कर सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये पिछले 5 सालों का है, वित्तीय वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 जो करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है। अब आप नोटिस करोगे कि 2018 में पीएनबी बैंक का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था, वो भी 12,282 करोड़ का। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि अगले ही वित्तीय वर्ष में यानी 2019 में उन्होंने अपना जो लॉस है वो कम किया। अल्टीमेट लॉस में थे माइनस के 9,975 करोड़ रुपए, और उससे भी अच्छा काम किया वित्तीय वर्ष 2022 में, माफ़ कीजिएगा वित्तीय वर्ष 2020 में। ना कि सिर्फ उन्होंने अपना माइनस का 9,975 करोड़ रुपए का अपना लॉस कवर किया, इवन वित्तीय वर्ष 2020 में वो 336 करोड़ के प्रॉफिट पे भी रहे हैं। ये जो नंबर है हर साल प्लस में बढ़ता गया, ना सिर्फ 336 से बल्कि ये नंबर 4 डिजिट में आया 2022 करोड़। 2022 आने से पहले 2021 में ही उन्होंने 2022 का आंकड़ा है वो टच किया, प्रॉफिट रहे हैं। और इसके अलावा
जो इस समय करंट वित्तीय वर्ष है 2022 का, उसमें 3,457 जो करोड़ का प्रॉफिट है उन्होंने अपना इस फाइनेंशियल बुक में दिखाया हुआ है। तो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि लगातार ही यहाँ पे जो अपने लॉसेस हैं उनको कम करके एक प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है किसी भी बैंक के लिए जरूरी होता है वो उन्होंने यहाँ पे प्रूफ करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनपीए, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं किसी भी बैंक में, एक्चुअली हर बैंक में होते हैं नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एनपीए भी बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट जब बैंक इस बिजनेस मूवमेंट में आई थी घोटाले के बाद तो एनपीए ही बढ़े थे। ऐसा नहीं है कि लोगों का ट्रस्ट एकदम से हटा, ट्रस्ट तो ऑब्वियस सी बात है टूटा, तभी जा करके मार्केट से लोगों ने पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला और बैंक घाटे में आई उसमें उतना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी सर्विस को सही किया और जो अपने कस्टमर जो सर्विसेज हैं उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया और जो अपने एनपीए हैं उनको भी कम करने की कोशिश की। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोस्तों कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो कि आप देखोगे अगर ग्रॉस एनपीए की हम बात करें तो वर्ष 2021 में 14.12 करोड़ का था, वो घटकर 11.78 करोड़ का रह गया। सेम आपका अगर नेट एनपीए में भी आप अगर आते हो तो वर्ष 2021 में 5.73 का था और वर्ष 2022 में 4.80 का रह गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बैंक ना सिर्फ प्रॉफिटेबल हो रही है बल्कि अपने एनपीए को भी कम कर रही है। अगर आप सोच कर देखिए कि अगर कोई बैंक प्रॉफिटेबल होती और ये एनपीए भी बढ़ रहा होता तो क्या एक्चुअल में वो प्रॉफिटेबल होती? बिल्कुल नहीं होती। तो ये यहाँ पे यही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बैंक के लिए या किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी होता है जो उनका एसेट्स है, खासकर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, अगर वो बढ़ रहा है प्रॉफिट के साथ तो अल्टीमेट जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। ये तो रहे आंकड़े आपके। अगर आप यही सारे जो आंकड़े हैं आपको चार्ट के माध्यम से भी देखना चाहते हैं तो इन्होंने जो है चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, जिसमें कुल व्यवसाय, सकल अग्रिम, कुल जमा राशि, शेयर, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज की गई हैं। तो वो भी आप चाहें तो अच्छे तरीके से उसको रीड कर सकते हैं और रीड करने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि क्या हमें इस पे लॉन्ग टर्म पे निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि जो भी मैं व्यू दे रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है फाइनेंशियल बुक को देखते हुए, आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद भी इस चीज़ के बारे में स्टडी करें। अब चलिए दोस्तों मैं टिकर टेप पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी कुछ डाटा है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो दिखाता हूँ आपको कि जो आपको बताएगा कि लॉन्ग टर्म में आप इस पर निवेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, राइट। तो चलिए हम टिकर टेप पे आते हैं। ओके दोस्तों, तो ये पीएनबी बैंक हम सर्च कर लेते हैं टिकर टेप पे। ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है और जहाँ पे या राइट, अब देखिए यहाँ पे इसमें जो टिकर टेप के थ्रू 5 तरह की जो चेकलिस्ट है दी गई है किसी भी सिस्टम में निवेश करने के लिए, किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए। लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू है, रिटर्न बता रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक रेड है यहाँ पे फ्लैग, बिकॉज एफडी पे तो इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब ऑलरेडी बैंक घाटे में थी तो रिटर्न तो नहीं देगी, ये सबको पता है। डिविडेंड का कोई सवाल ही नहीं उठता कि मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है डिविडेंड की तभी होती है जब कंपनी या कोई भी बैंक प्रॉफिट में, और बैंकों का तो वैसे भी डिविडेंड का सिस्टम बहुत कमज़ोर ही रहा है। तो डिविडेंड के तो एंट्री पॉइंट के लिए ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि लगातार जो मार्केट है वो पिछले, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये लगातार यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेड फ्लैग आ रहा है टिकर टेप में कि अभी नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब वो ऐसा बोल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए दोस्तों जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, या फिर आप एक छोटा सा डिप के लिए वेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे नहीं लगता है कि हमें डिप का वेट करना चाहिए, आप बाई कर सकते हैं। देन हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा क्वांटिटी में बाई करें, उसके बाद थोड़ा सा पैसा बचा कर रखें। अगर कोई ऐसा डिप आता है तो उसमें फिर आप उसमें और भी निवेश करके उसको एवरेज कर सकते हैं। और साथ ही इन्होंने में कोई होल्डिंग प्लेज है ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। मैं बात कर रहा था आपको रिपोर्ट की कि आपको रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करना है।
अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसको थोड़ा सा इस रिपोर्ट को आप ग्रोथ, ये देखिए, अब आप पूरी रिपोर्ट में देखेंगे कि 2018 के पहले जो लगातार पूरा जो ये आपका सारी चीज़ें जो ग्रीन रेड थी वो 2019 के बाद से ही कंटिन्यूअस क्या हो रही हैं, ग्रीन हो रही हैं लगभग हर एरिया में। चाहे आप टोटल रेवेन्यू की बात कर लें, EBITDA में बात कर लें, पीबीटी की बात कर लें, पीबीटी की बात कर लें, नेट इनकम की बात कर लें, ईपीएस की बात करें या डीपीएस की बात करें, इवन हर चीज़ में बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो इस वजह से आप चाहो तो जो लॉन्ग टर्म पे इसको आप एक बार सोच सकते हो लेने के लिए, उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हो। रही बात आपकी रिपोर्ट की, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट है 2022 की, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप 2021 की चाहते हैं रीड करना तो यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ना हम चार्ट पे चलते हैं, मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इस शेयर के टारगेट के बारे में कि ये आने वाले कुछ वर्षों में क्या टारगेट अचीव कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लाइन है वो ड्रा की है, जो कि मार्केट पिछले एक साल से कंटिन्यूस उस चीज़ को फेस कर रही थी, मार्केट रजिस्ट करके वापस नीचे आ रही थी, और अभी इसी महीने ही मार्केट ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया है। मार्केट ब्रेक करने के बाद अगर उसको डिप लेना है तो वो इस लेवल पे भी आके ले सकती थी, या हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक छोटा सा डिप ले सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 68 रुपीज़ तक, इवन 68 रुपीज़ तक किसी प्रकार कोई बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो ये शेयर फेस नहीं करने वाला है। और अगर ये शेयर यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है रेजिस्टेंस को फेस करेगा या एक छोटा सा डिप ले सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट, चूँकि कंटिन्यूअस मार्केट अपने अप ट्रेंड पे हायर हाइक बना रही है, तो वो एक मार्केट का पैटर्न है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रेंड डाउनवर्ड भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट में रैली आई अप ट्रेंड की, तो एक डाउन ट्रेंड की छोटी सी रैली आ सकती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इजिली आपको आने वाले एक सालों के अंदर 100 का जो लेवल है वो पार करते हुए दिखेगी। और अगर कुछ वर्षों की बात करें तो और भी जो बड़े टारगेट्स हैं वो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहो तो आज से ही इस चीज़ के बारे में, जैसा चूँकि मैंने जो मेरी एनालिसिस थी इस चीज़ के बारे में मैंने वो आपको बताई बुक्स के माध्यम से, जो बैंक की फाइनेंशियल बुक्स है और कुछ ऐप्स के माध्यम से, तो आप भी इस चीज़ में रिसर्च करिए। आप इस चीज़ के बारे में प्लान कर सकते हैं कि क्या आप इस चीज़ में पीएनबी बैंक के साथ लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये जो मेरी छोटी सी एनालिसिस है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।